आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम CO PO अटेनमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ती है। तो अगर आप किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, तो अगर आप NAAC एक्रीडेशन के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप NAAC की कुछ क्राइटेरिया होती हैं जिसको आपको फुलफ़िल करना होता है, जिसमें आपने SSR रिपोर्ट का नाम सुन रखा होगा, जो कि सेल्फ स्टडी रिपोर्ट होती है। उसमें एक पॉइंट होता है 2.6.2, जिसमें आपको हर कोर्स का CO PO अटेनमेंट देना होता है। तो मार्केट में वेरियस सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से आप CO PO अटेनमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आज मैं एक्सेल फाइल यूज करके आपको बताऊंगा कि किसी भी कोर्स का अगर आपको CO PO अटेनमेंट कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो 4 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा कि आप सेशनल एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम और टेस्ट हुआ, अगर उसका आप अटेनमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। दूसरा वीडियो मेरा मेन फोकस होगा कंटिन्यूअस असेसमेंट का, हम CO PO अटेनमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड होगा एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का कैसे कर सकते हैं। फोर्थ वीडियो में मैं कंबाइन आपको बताऊंगा कि इंटरनल एक्सटर्नल पूरे सेमेस्टर का हम कैसे कर सकते हैं। मीन्स उसमें आपका इंटरनल भी इंक्लूड होगा और एक्सटर्नल भी इंक्लूड होगा, क्योंकि जनरली जो भी हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं उनका जो असेसमेंट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो मैं जो मेरा फोर्थ वीडियो होगा उसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। आज फ़िलहाल इस वीडियो में बात करूँगा कि किसी भी मिड टर्म एग्जामिनेशन, सेशनल एग्जामिनेशन या किसी टेस्ट का आप CO PO अटेनमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और क्यों ज़रूरत है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज NAAC एक्रीडेशन के लिए जा रहा है तो उसमें एक क्राइटेरिया है 2.6.2, जिसमें आपको CO PO अटेनमेंट दिखाना होता है कि आपका जो भी है, जो भी आप एक बार डिसाइड करते हैं, जो भी एक लेवल आप डिफाइन करते हैं, क्या उसको आप अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जो भी ये जिसमें लेवल की बात कर रहा हूँ, ये लेवल जब भी आपका कोर्स स्टार्ट होता है या प्रोग्राम स्टार्ट होता है, वो स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया जाता है कि ये हमारा गोल है, इसको हमें अचीव करना है। अगर अपने गोल को अचीव कर लिया मीन्स आपने उस अटेनमेंट को गेन कर लिया, अगर नहीं तो आप नॉन अटेंड में काउंट होगा वो कोर्स। ओके, तो सबसे पहले जो CO PO और PSO 3 टर्म होता है। CO मीन्स कोर्स आउटकम, PO मीन्स प्रोग्राम आउटकम और PSO मीन्स प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। ओके, तो जो भी CO PO का असेसमेंट होता है बेसिकली वो 2 पार्ट में डिवाइड है। वन इज डायरेक्ट असेसमेंट, सेकेंड इज इनडायरेक्ट असेसमेंट। सो जो वेटेज होता है डायरेक्ट असेसमेंट का वो ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 80% होता है, और इनडायरेक्ट असेसमेंट 20% होता है। तो जो डायरेक्ट असेसमेंट होता है उसमें आपका सेशनल एग्ज़ाम हुआ, आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट आ गया, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो गया, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं डायरेक्ट असेसमेंट में। इनडायरेक्ट असेसमेंट में होता है स्टूडेंट का फीडबैक, स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी छोड़ा या कॉलेज छोड़ा है तो उसका जो एग्जिट सर्वे होता है, इन दोनों को हम इनडायरेक्ट असेसमेंट बोलते हैं। और डायरेक्ट असेसमेंट में होता है आपका सेशनल एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, कंटिन्यूअस असेसमेंट। तो जो भी मैं आपको CO PO अटेनमेंट बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली आता है डायरेक्ट असेसमेंट के अंदर। अब CO का मतलब होता है कोर्स आउटकम। इसका मतलब हुआ कि जो भी बच्चा कोर्स पढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए जो भी सब्जेक्ट, यहाँ पे कोर्स का मतलब सब्जेक्ट्स है, उस सब्जेक्ट का आउटकम क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। PO मीन्स प्रोग्राम आउटकम, उस प्रोग्राम का आउटकम क्या है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ फार्मेसी का, तो जो भी बच्चा है क्या वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद फार्मास्यूटिकल के बारे में या फार्मास्यूटिकल ड्रग के बारे में कोई नॉलेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। PSO मीन्स हो गया प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, सेम फार्मेसी।
दैट इज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल ड्रग, फार्मास्यूटिकल रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें उन चीज़ों को डिफाइन करती हैं। अब आपके सामने देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखिए उस पर लिखा भी है मिड टर्म अटेनमेंट BSc AG फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ जेन 6। मैंने एक कैलकुलेट किया है, तो ये मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि जैसे हमने एक लेवल सेट किया था, उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि लेवल 3 CO1 में कितने % अटेंड हुआ और CO2 में कितने % अटेंड हुआ है और CO3 में कितने % अटेंड हुआ है। यहाँ पे आप परसेंटेज भी देख सकते हैं और यहाँ पे ओवरऑल CO अटेंडमेंट परसेंटेज देख सकते हैं 77%। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने पहले लेवल क्या डिफाइन किया है। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगी कि ये है क्या, कहाँ से आया है। तो ये सारी चीज़ें मैं 1 बाई 1 बताऊँगा ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो ये तो हो गया जो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया है। अब चलते हैं हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं। फ्रेश स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक सब्जेक्ट लिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट MBA का, मिड टर्म अटेनमेंट की हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी लेवल डिफाइन किया हुआ है। अटेनमेंट लेवल 1 है कि स्टूडेंट स्कोर अप टू 59% टू 50% इन असेसमेंट। जो भी बच्चे का स्कोर 55 से लेकर 59% के बीच में है वो लेवल 1 पे आएगा। लेवल 2 है 60 टू 69% एंड लेवल 3 है मोर देन 70%। और हमारा टारगेट है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा अटेनमेंट लेवल है वो 69 टू 60% के अंदर रहे। ये हमारा टारगेट है, इसको हमें अचीव करना है। जैसे ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है या कोई कोर्स स्टार्ट होता है, उसके स्टार्टिंग में ही ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी जाती हैं कि हमारा गेन क्या है। जैसे हमने इसको अचीव किया, हमारा एक नया टारगेट मिनिमल परसेंटेज से वो बढ़ जाता है। जैसे सपोज हमने पिछले सेमेस्टर में अगर 65 किया है तो इसमें 69 होगा, अगले में वो 70% हो जाएगा। तो ये चीज़ें इंक्रीमेंटल ऑर्डर में बढ़ती रहती है बाई सम स्मॉल परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने 10 बच्चों का एग्जाम्पल लिया है कि 10 बच्चे हैं, ये बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये हमारा स्टूडेंट नेम है। अब जो जैसे जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे हमारा जो होता है सेशनल मार्क्स 15 मार्क्स का होता है। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये CO1, CO2, CO3 क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन पेपर ओपन कर रखा है। पेपर तो 30 का है लेकिन टू बी कन्वर्टेड 15 मार्क्स, तो इसलिए हमने सीधे 15 मार्क्स ही ले रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के सामने COs डिफाइन है, CO1, CO2, CO3। तो इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ हमने 3 CO यूज किया है, CO1, CO2, CO3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं CO1 का वेटेज देखूँ तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो ये हो गया 2 4 मार्क्स और यहाँ पे एक 5 मीन्स 9 मार्क्स। ये 30 में से 9 नंबर हैं CO1 के, इसलिए यहाँ पे हमने इसको 4.5 कर रखा है क्योंकि वो 30 में से, तो 15 में से कितना हुआ 4.5। सेम CO2 का देखेंगे तो 2 यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे एक क्वेश्चन है 5, 9 नंबर, 9 का हाफ हुआ 4.5, तो हमने यहाँ पे 4.5 रख रखा है। सेम इसी मैनर में CO3 डिफाइन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं CO2 का एक ही क्वेश्चन है मीन्स 2 मार्क्स और यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का मीन्स 12 मार्क्स, 12 का हाफ हुआ 6 मार्क्स। तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर रखा है कि CO1 कितने मार्क्स का है, CO2 कितने मार्क्स का है, CO3 कितने मार्क्स का है। तो ये मिड टर्म का मैक्सिमम मार्क्स हो गया, यही वेरीफाइड हमने कर दिया, ये इसका मैक्सिमम है। अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे कि किसी बच्चे ने उस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया। तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इस बच्चे ने 12 किया स्कोर, किसी ने 10 किया है और 10, 13, 14, 9, 8, 5, 4, 4, 4, 11। इसमें हम काउंट उन्हीं को करते हैं जैसे मैं कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करना है, तो बेसिकली जो भी बच्चा अब्सेंट होगा या डिटेन होगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। कंसिडर हम उन्हीं को करते हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बच्चों का उस सब्जेक्ट में मार्क्स है।
अब हमें फाइंड आउट करना है कि भाई बच्चे ने CO1 में कितने मार्क्स गेन किए। तो अगर हम इंडिविजुअल क्वेश्चन में जाएंगे, हर कॉपी से नोट डाउन करेंगे कि क्वेश्चन 1 में कितना मिला, क्वेश्चन 2 में कितना मिला, तो शायद ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए इसमें हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि जो CO1 था वो 4.5 का था, CO2 था वो 4.5 का था, CO3 था वो 6 मार्क्स का था। अब बच्चे ने 12 मार्क्स स्कोर किया है, तो इसका हम एवरेज निकालेंगे कि उसने CO1 में कितना स्कोर किया होगा, CO2 में कितना किया होगा, CO3 में कितना किया होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा D6 इंटू 4.5 बाई मैक्सिमम मार्क्स। ओके, तो ये आ गया ऑन एवरेज इस बच्चे ने इस CO में 3.6 स्कोर किया है। अब इसमें देख सकते हैं ये तो हमारा कॉमन ही है, मतलब फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा। इसमें मेरा चेंज क्या हो रहा है, ये तो इसको चलिए हम फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं $। इससे क्या होगा कि मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सिखा सकता हूँ कि कैसे हमें कैलकुलेट करना, तो इजीली आप इसको फॉलो करके कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लगा दिया $। $। से लगाने से क्या होगा कि इनकी वैल्यू चेंज नहीं रहेगी, ये फिक्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके, अब हमने इसको किया तो इससे ऑन एवरेज मिल जाएगा कि इन बच्चों ने CO1 में कितने मार्क्स स्कोर किए। सेम मैनर में हम कैलकुलेट करेंगे CO2 का। ओके, CO2 में तो हमने क्या किया, ये हमारा हो गया D6 यहाँ पे रहेगा जो कि फिक्स है। और हमारा यहाँ हो जाएगा F5। ओके, और ये हो जाएगा हमारा तो इस तरह से हमारा CO2 आ गया। सेम हम कन्वर्ट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे CO3 के लिए। तो CO3 के लिए ये हो जाएगा हमारा D6, ये आ जाएगा हमारा G, और ये हो जाएगा हमारा तो ये हो जाएगा इसको स्कोर कि बच्चे ने ऑन एवरेज। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि किस CO में बच्चे ने ऑन एवरेज कितना मार्क्स स्कोर किया है। जो मार्क्स वेरीफाइड है सेम मार्क्स यहाँ पे भी होगा। ओके, अब हमारा काम होता है यहाँ पे स्टार्ट होता है। हमें कैलकुलेट करना है कि CO1 में किस बच्चे ने कितना स्कोर किया है, मीन्स कितने स्टूडेंट ने लेवल 3 अटेंड किया है, कितने बच्चों ने लेवल 2 अटेंड किया है, कितने ने लेवल 3 अटेंड किया है। तो बेसिकली हमें काउंट करना, हमें कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे ने कौन सा लेवल अटेंड किया। तो अगर इसका मार्क्स जो भी हमारा CO1 डिफाइन है 4.5, अगर वो 70% से ज़्यादा है मीन्स वो अटेनमेंट लेवल 3 में आएगा। ओके, अगर उसका मार्क्स 60 to 69 के बीच में है तो लेवल 2 में आएगा। अगर वो 55 to 59 के बीच में है तो लेवल 1 आएगा। तो अब हमें यहाँ पे अटेनमेंट काउंट करना, तो इसका हम एक फंक्शन लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये हमने कैसे कैलकुलेट किया। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कोर्स अटेनमेंट। मीन्स इसमें हमें चेक करना है कि किस स्टूडेंट ने किस लेवल का अटेनमेंट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। अगर किसी बच्चे का 3.6 है
तो वो किस लेवल के अंदर फॉल कर रहा है, मीन्स वो 55 to 59% के अंदर पड़ रहा है, 60 to 69% के अंदर पड़ रहा है, या से मोर देन 70% के अंदर पड़ रहा है। तो बेसिकली हमको वो रेंज कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने कंपेयर किया है 4.5 से, क्योंकि इस मार्क्स को कंपेयर करना है इस मार्क्स से, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम मार्क्स था CO1 का वो 4.5 था। तो अब हमें चेक करना जो 3.6 है वो किस लेवल के अंदर आता है। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा, आप देख सकते हैं, इफ़ E6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू 70% से ज़्यादा है तो लेवल 3 आएगा, वो 60% से ज़्यादा है तो लेवल 2 आएगा, और 55% से ज़्यादा है तो लेवल 1 आएगा, अदरवाइज लेवल 0। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है, बस इसको मैं ड्रैग कर लूँगा। तो ये ईच मार्क्स के करस्पॉन्डिंग हमें उसका अटेनमेंट लेवल फाइंड आउट कर लेगा। ऐसे ही हमें CO2 के लिए भी करना है। तो सेम आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ भी 4.5 है तो इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। फिर हमने इसको CO2 कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से हमें CO3 कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्क्स कितने 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, हमने यहाँ पे कर दिया 6, यहाँ भी कर दिया हमारा 6, और यहाँ भी हमने कर दिया 6। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई इसका अटेनमेंट लेवल क्या होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं CO1, CO2 और CO3 का अटेनमेंट लेवल हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने लेवल 3 अटेंड किया है, कितने ने लेवल 2 किया है, कितने ने लेवल 3 किया है। तो इस तरह से हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पे हमें काउंट का फंक्शन लगाना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट ने कौन सा लेवल अटेंड किया है। तो हम लेवल 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम काउंट इफ़ में हमें पास करना है रेंज। हमने यहाँ पे रेंज पास कर दिया। उसके बाद हमें काउंट क्या करना है, 3, हमने 3 को यहाँ पे काउंट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आ गया, मीन्स 1 2 3 4। ओके, ये लेवल 3 हो गया। ऐसे ही हम लेवल 2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमारा रेंज होगा वो हो जाएगा I6 से लेके आई रेंज तो वही रहेगा I6 to I15, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है 2। तो ये हमारा 2 हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है 3। तो इसी को हमने कॉपी किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा I6 to I15, और यहाँ पर हमने कर दिया लेवल 1। तो ये हो जाएगा 4 3 7 3 10। टोटल स्टूडेंट कितने हमारे 10 हैं। तो यहाँ पे हमारे तीनों में आ जाएंगे 10 स्टूडेंट। जैसे हमने CO1 का कैलकुलेट किया है वैसे ही हम CO2 का कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा J6 से J15, इसमें 3 का कैलकुलेट कर लिया। सेम इसमें हमने इसका कैलकुलेट कर लिया, फिर सेम इसी मैनर में ये कैलकुलेट हो गया। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे CO3 के हो गया, रेंज 3 होगी। सेम चीज़ों पे हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से हमारा ये कैलकुलेट हो गया कि कितने बच्चों ने कौन सा लेवल अटेंड किया है। तो आप देख सकते हैं कि 4 स्टूडेंट ने हमारा अटेंड किया है लेवल 3 CO1 में, 3 ने किया है लेवल 2 और 3 ने किया है लेवल 1। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड जो एग्ज़ाम में हमारे अपीयर्ड हुए थे। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टोटल लेवल 3 इन परसेंटेज, मीन्स 10 में से हम CO1 की बात कर रहे हैं कि कितने बच्चों ने लेवल 3 स्कोर किया है CO1 में, CO2 में, CO3 में। तो हम परसेंटेज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CO1 ताकि आपको
आइडिया रहे। यहाँ पे CO2 हो गया, यहाँ पे CO3। तो इसका देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 4 बच्चों ने 10 में से। तो सिंपल सा फॉर्मूला है 4 × 100 19। तो ये हो गया 40% बच्चों ने किया है। और ये हो जाएगा 30। सिंपल है। सेम देख सकते हैं, इसका परसेंटेज 100 होना चाहिए, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है CO अटेनमेंट इन परसेंटेज। तो बेसिकली जो CO अटेनमेंट इन परसेंटेज कैलकुलेट करना है उसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला है लेवल 3 मल्टीप्लाई इंटू 3 प्लस लेवल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस लेवल 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो हम करते हैं लेवल 3 हमारा 40 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 40 इंटू 3 प्लस इंटू 2 प्लस इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया हमारा 70%। सेम इसका भी हम कैलकुलेट करेंगे तो सब 70% आएगा, क्योंकि लगभग सब में आप सेम ही दे सकते हैं। और जो इसका एवरेज आएगा वो आएगा 70%। मीन्स अगर आप अब इस 70% को देखेंगे तो जो हमारा टारगेट था वो था 60 to 69% अचीव करना। तो इस तरह से जो हमारा CO अटेनमेंट है वो आया है 70%। मीन्स जो हमने अपना अटेनमेंट लेवल डिफाइन किया था, जो भी हमने टारगेट सेट किया था, दैट इज अचीव। तो ये बहुत सा एक सिंपल फंडामेंटल कंसेप्ट है टू कैलकुलेट CO PO अटेनमेंट फॉर सेशनल एग्ज़ाम या मिड टर्म एग्ज़ाम। तो इस तरह से आप किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे सेशनल हो, चाहे मिड टर्म हो, चाहे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, इस तरह से आप उसका अटेनमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम CA की बात करें तो CA में वेरियस कंपोनेंट होते हैं, तो उसके भी 2 तरीके हैं। अगर आपका जो असाइनमेंट है वो CO से मैप्ड है, मीन्स आरबीटी लेवल से और CO से मैप्ड है, देन हम इसी को फॉलो करेंगे। अदरवाइज ऑन द एवरेज बेसिस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में वो डिस्कस करूँगा कि किसी भी CA के लिए आप CO PO अटेनमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी इशू है, आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है, तो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ डेटा बहुत कम है और ये एक डमी डेटा है, तो चीज़ें एक्यूरेट, आपको कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी, जैसे कि ये सब में सेम आ रहा है, ये भी सब में सेम आ रहा है। ये चीज़ें डिफरेंट होगी, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे, जब मार्क्स उनका वेरिएशन होगा, तो शायद वो चीज़ें, उसका आउटपुट कुछ और भी हो सकता है। बट ये एक सिंपल मेथड है टू कैलकुलेट CO PO अटेनमेंट। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा का CO PO अटेनमेंट कर सकते हैं। इसमें जो लेवल है 1 2 3 4, इसको चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। आप चाहें तो 10% से 20% से स्टार्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 3 CO लेवल थे, इसलिए मैंने 3 यूज़ किए हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में 4 या 5 होते तो हम CO4 भी यूज़ करते, CO5 भी यूज़ कर सकते थे। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।